चलिए, आज का जो टॉपिक है आप लोग का वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा 11-12 के भी हिस्ट्री में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है। और निश्चित रूप से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी देखने को मिला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन 11-12 में आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है अच्छे से इस चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिएगा और फिर आने वाले समय में भी इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 11-12 में क्वेश्चन जो 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे, खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग खुद ही बन जाएगा, फिर हम उसको आपको बता देंगे और आप लोग खुद ही आंसर निकाल ही लीजिएगा पढ़ने के बाद। इतना तो भरोसा है आप लोग पे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन कहीं से नहीं बल्कि वही थ्योरी पार्ट का ही रहता है। अब जो है वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है बीपीएससी, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कराने के लिए उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसमें कि आपका ऑप्शन डी हो, ऑप्शन ई हो। इस तरह के प्रश्न आपको ज़्यादातर खास करके उन चैप्टर में पूछे जाते हैं जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगता है कि आपको पता है, लेकिन जब वो डीपली पूछा जाता है तो डी और ई ऑप्शन में आपको बीपीएससी फंसा लेता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग जो है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा इस टॉपिक को। अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और जो आपका क्लास होगा वो डेली एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, अलग अलग डे में अलग अलग आपका सब्जेक्ट होता है। किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन मैथ, किसी दिन ज्योग्राफी, इस तरीक़ा से सिलसिलेवार ढंग से आपका होगा। और बहुत लोगों को जल्दीबाजी होगी कि कोर्स कंप्लीट करने का, तो उनके लिए ऑलरेडी कंटेंट में सारा कोर्स के जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज वीडियो पहले से भी ऑलरेडी जो हमने पढ़ाया है वो हमने डाल रखा है। ठीक है, तो जो लोग कोर्स बाय करते हैं तो उनको ऑलरेडी सारे टॉपिक के वीडियो अवेलेबल हैं कंटेंट में। लेकिन फिर से मैं आपको लाइव सेशन के माध्यम से आपको ले रहा हूं, जिससे कि अभी जो नए क्वेश्चन पूछे गए, जो TRE 2 में पूछे गए, तो उसको भी मैं इंक्लूड करा दूंगा और साथ साथ आपको सॉल्यूशन करा दूंगा, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि सारे क्वेश्चन क्लासरूम के ही थे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाए। आपने देखा होगा 50 नंबर जिन्होंने 11-12 में लाया वो सक्सेस हो गए। ठीक है, इसका मतलब है कि 120 नंबर में 50 नंबर पे ही सिलेक्शन जा रहा है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट लोग जो है 50 नंबर नहीं ले आ पाए होंगे, सभी लोग नहीं ला पाए, जिस कारण से क्या है कट ऑफ 50 नंबर चला गया। ठीक है, तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 4-5 क्वेश्चन तो इतने आसान पहला चैप्टर का ही हड़प्पा सभ्यता से ही है, तो 4-5 नंबर तो आपको ऐसे ही गिफ्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे चैप्टर, जैसे मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया, गिफ्टेड है, मान के चलिए बहुत सारे आसान क्वेश्चन है उसमें। हाँ, कुछ क्वेश्चन डीपली ले गया बीपीएससी। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है कि आपको जब 10+2 में पढ़ाना है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप ग्रेजुएशन लेवल के जो है पढ़े लिखे हैं, पीजी कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, निश्चित रूप से हैं, तो निश्चित रूप से उस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। तो वहाँ पर तो आप केवल 6 to 8 या 9-10 पढ़ के काम नहीं चलाइएगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डीपली गया है, तो इसीलिए कट ऑफ भी ज़्यादा गया है। ठीक है, तो हमारे नोट्स में लेकिन बिल्कुल आपको सारा क्वेश्चन, अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद, तो ये सारा क्वेश्चन को आप देखिएगा कि इस थ्योरी के पार्ट का ही वो भी आपका जो क्वेश्चन है वो रहेगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग जो इतिहास के बारे में जानते हैं, तो उसमें इतिहास का जो सामान्य जो पीरियड है या शुरुआत से हम लोग बहुत सारा वीडियो लेक्चर लेंगे। पहले का जो है, इससे पहले की भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो घटना है वो आदि ऐतिहासिक काल का है। यानी आदि ऐतिहासिक काल ऐसी घटना, मतलब ऐसे इतिहास को कहा जाता है जिसका हमें लिखित विवरण तो प्राप्त होता है लेकिन आज तक किसी ने उसको पढ़ा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता उसी में से आता है कि इस सभ्यता को लिखा गया है, यानी लोग लिखना जानते थे और उन्होंने कुछ कुछ लिखा भी है अपनी भाषा में, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ नहीं सका है। इस कारण से जो है यह सभ्यता जो है अभी भी कह सकते हैं कि साक्ष्य के आधार पर, या कह सकते हैं अनुमानित ही मान सकते हैं कि जो भी पुरातात्विक सोर्स मिले हैं
जो भी कार्बन डेटिंग पद्धति है उसी के आधार पे जो है कालक्रम निर्धारित करके जो भी वहाँ पे जो पुरातात्विक सोर्स मिले हैं, चाहे आप कह सकते हैं कि कोई मिट्टी का बर्तन मिला है, चाहे कुछ खिलौने मिले हैं, चाहे आप कह सकते हैं कि मुद्रा मिला है या मोहरें मिली है, तो इस तरीका से उसके आधार पे ही इतिहास का यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में लेखन किया गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता किस काल की घटना है? तो आदि ऐतिहासिक घटना है। एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक, यानी जब मनुष्य लिखना नहीं जानते थे, जब मनुष्य लिखना नहीं जानते थे उसको प्राग ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है। जब मनुष्य लिखना सीख लिए थे, उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन आज तक कोई अगर उस घटना को, उस जो लेखन शैली है, जो लिपि है, उसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, तो उसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और इसके बाद जो लिपिबद्ध हो जाएगा, जिसको लोग पढ़ लिए, तो वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं कि भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है उसका एक कह सकते हैं कि शुरुआती चरण का जो है एक विकसित सभ्यता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। आपको पता होगा जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो सारे नदी के किनारे ही हुई है, इसीलिए कई बार हम इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, चूंकि यह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला और वहां पे सिंधु नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। चूंकि उस नदी के किनारे यह सभ्यता का विकास हुआ है, तो यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप कई नाम से भी पुकारते हैं, हड़प्पा सभ्यता हो गया, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन, चूंकि धातु के नाम पे भी युग का नामकरण किया गया है, इतिहासकारों ने धातु के नाम पे भी इतिहास का जो है नामकरण किया है। जैसे शुरुआती चरण में आपने पढ़ा होगा पाषाण काल, यानी पत्थर का काल, जहां पे औजारे क्या है, पत्थर के बने हैं, तो पाषाण काल हो गया। उसमें हम लोग पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है धातु युग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है धातु युग के बाद जो है कांस्य युग जब आता है, धातु युग में सबसे पहले तांबे की खोज हुई, और तांबा के खोज के बाद कांसे की जब खोज हुई, तो दोनों को मिश्रण करके, तांबे और कांसे को मिला करके, तांबा और टीन की खोज हुई, तांबे और टीन को मिला करके कांसा धातु बना। तो इस युग में कांसा की प्रधानता के कारण, चूंकि कांसे के ही सबसे ज्यादा औजार बनाए जाने लगे, जिस कारण से इस युग को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीन नाम एक ही सभ्यता का है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको क्लियर कर दिया, जो तीनों नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम है, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे आपका कांस्ययुगीन सभ्यता हो, ठीक है, चाहे आप इसको क्या कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। प्राचीन, सबसे प्राचीनतम कह सकते हैं कि नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। और चूंकि यह भारत में, जो भारत के जो सिंधु नदी है और उसके साथ और भी नदियां हैं, अन्य सहायक नदियां हैं, उसके किनारे यह सभ्यता का विकास हुआ है। इसीलिए भारतीय इतिहास में हम लोग इसके बारे में जो है पढ़ाई करते हैं और यहाँ की सभ्यताओं को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे अभी देखा जाए वर्तमान में इसके बहुत सारे जो 7 शहर खुदाई में निकले थे, उसमें से बहुत सारे पाकिस्तान में भी चले गए हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे जब इसकी खुदाई हुई थी, चूंकि वह भी पाकिस्तान का पार्ट भी भारत का ही पार्ट था, तो इसलिए हम लोग इतिहास में जो है उस क्षेत्र के भी बारे में पढ़ते हैं। जैसे हड़प्पा अभी आपके वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन चूंकि जब इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है, सबसे पहले तो इसका खुदाई या इसके बारे में पता 1826 ईस्वी में लगा था। ठीक है, उसके बाद ही जो है धीरे धीरे जो आकर के बहुत बाद में जाकर के जो हड़प्पा जो शहर है उसकी खोज जो है रखालदास बनर्जी ने किया था। दयाराम साहनी 1921 में और मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की 4 प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। चारों नदी घाटी सभ्यता के बारे में भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे आपका कौन कौन सा है, तो एक तो आपका जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इसी के समकालीन थी, जो कि दजला फरात नदी के किनारे इराक ईरान के क्षेत्र में जो मध्य एशिया है वहां पे मेसोपोटामिया की सभ्यता फैली थी। एक मिस्र की सभ्यता थी जो नील नदी की देन थी, नील नदी घाटी सभ्यता भी हम उसको कह देते हैं, मिस्र की सभ्यता को। उसके बाद एक ह्वांगहो नदी घाटी सभ्यता थी जो कि चीन में फैली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 नदी घाटी जो सभ्यता है, चाहे मिस्र का हो, चाहे आपका
जो है मेसोपोटामिया का हो, चाहे आपका चीन का जो वांगो नदी के किनारे है वो सभ्यता हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो चारों लगभग समकालीन है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता भी एक है। ठीक है, एक शब्द बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, सभ्यता। सभ्यता क्या होता है? तो सिंपल से शब्द में आप कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के आसपास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे पहलू के परिवेश चल रहे होते हैं। जैसे अभी भी आपके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब कुछ चल रहा है, तो वो सब जब इंक्लूड कर देते हैं तो वो सभ्यता का ही पार्ट हो जाता है। संस्कृति में जब हम उसके धार्मिक पहलू को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस सभ्यता के मतलब वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के लोगों का पहनावा ओढ़ावा, जो वहाँ की जो खेती व्यवस्था या जो वहाँ का जलवायु, ये सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सब पहलुओं को, तो वो वहाँ सभ्यता के नाम से जाना जाता है कि वो उसकी सभ्यता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चूंकि उस समय मानवों के द्वारा कांसा धातु का प्रयोग औजारों के रूप में किया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस सभ्यता का अगर साइज देखा जाए तो लगभग इस सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र आप देखिएगा तो त्रिभुजाकार आपको दिखाई देगा इस तरीका से। ठीक है, लगभग त्रिभुजाकार है। तो इसकी जो चौहद्दी की बात करेंगे तो उत्तर में, जैसे हम जब भी चौहद्दी लेते हैं तो हर हमेशा ऊपर में उत्तर लिखते हैं, नीचे में दक्षिण लिखते हैं, दायां साइड पूरब लिखते हैं और बाएं साइड क्या लिखते हैं? पश्चिम लिखते हैं। ठीक है, तो जो पूरब उत्तर का जो पार्ट है वो आपका मांडा है। मांडा कहाँ पे है? तो कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है मांडा। ठीक है, तो सबसे उत्तरी छोर जो था इसका चौहद्दी में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद दक्षिण का जो पार्ट है वो दैमाबाद महाराष्ट्र। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। दक्षिणतम जो बिंदु था सिंधु घाटी सभ्यता का वो दैमाबाद महाराष्ट्र में फैला हुआ था, महाराष्ट्र तक गया हुआ था। ठीक है, और आपका पूरब का जो पार्ट था वो था आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे था, आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में, और हिंडन नदी के किनारे। ये जो शहर है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है यूपी में। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर था। ठीक है, और सबसे जो पश्चिमी छोर था वो सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है, वो इसका सबसे पश्चिम बिंदु था, पश्चिम छोर था। यानी अगर आपको यहाँ की चौहद्दी के बारे में पूछ दे तो अब आपको पता चल गया कि इसकी जो चौहद्दी थी उत्तर में मांडा जो कि कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपका जो है दक्षिण का जो पार्ट है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता था, और पूरब का पार्ट जो था आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और जो पश्चिम का जो पार्ट है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान जो सुतकांगेडोर जगह है वहां तक फैला हुआ था। यानी यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है, और लगभग इसका जो अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो लगभग माना जाता है 12,99,600 किलोमीटर। लगभग हम इसको 13 लाख किलोमीटर भी कह सकते हैं। छोटा मोटा क्षेत्र में नहीं फैला हुआ है। कितना? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह पूरी सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सभ्यता थी उस समय में, जब भारत के अन्य क्षेत्र में लोग जो है सभ्यता की शुरुआत भी नहीं की थी, लोगों को समझ बूझ भी उतना विकसित नहीं हुआ था, लोग जो है जंगलों में रह रहे थे। उस समय ये लोग जो है इस सभ्यता की शुरुआत कर चुके थे और एक विकसित अवस्था तक भी इस सभ्यता को पहुंचा चुके थे। ठीक है, तो इसलिए यह सभ्यता जानी जाती है। चलिए, तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो कितना लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। कितना लाख वर्ग किलोमीटर में? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आखिर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? तो यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसका क्षेत्र सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे,
जो उसकी सहायक नदी है सप्त सैंधव प्रदेश जो है, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, चाहे चेनाब हो, झेलम हो, रावी हो, सतलज हो, ठीक है, तो उसके किनारे चूंकि फैले हुए थे, यानी सिंधु की ही सहायक नदियां हैं, इस कारण से ये पूरी सभ्यता को क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। तो ये समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसका जो फैलाव हुआ, जो क्षेत्र में हुआ, वो सिंधु ही वहां की प्रमुख नदी थी, बाद बाकी वो सहायक नदियां हैं, इसलिए इस सभ्यता का पूरा नाम क्या दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, हम लोग जो है फालतू चीज बहुत सारा किताब में लिखा रहता है, तो उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और जहां जहां से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन तथ्य को हम लोग पढ़ेंगे और याद कर लेंगे, एकदम पूरा याद ही हो जाएगा, आपको क्लास में ही पूरा याद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका आप देखेंगे, अभी मैं इसके बाद जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन लाऊंगा अभी 11-12 का, 9-10 का छोड़िए, 11-12 के क्वेश्चन को हम अभी आपके सामने में रखेंगे। सिंधु घाटी के शुरुआत में ही 5-6 क्वेश्चन शायद वहां पे पूछे गए हैं, वो हम लोग बनाएंगे, देखेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में बसे 7 जो सैंधव स्थल है, 7 जो मेन स्थल है, जो जिसको कि उस समय नगर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, चूंकि सभी तो नगर होते नहीं है, तो नगर की का जो है एक अलग बनावट होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वहां के राजनीतिक परिदृश्य अलग होते हैं। ठीक है, तो जो सैंधव प्रदेश है उसमें जो 7 नगर हैं मेन रूप से, उसी को वहां पे नगर की संज्ञा दी गई है, और उसी में से किसी ना किसी एक के बारे में निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन पूछ ही देगा और पूछता ही है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग, चूंकि हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, तो इतिहास में यह भी है कि अगर कोई खुदाई हो रहा है किसी जगह का, तो जो पहले खोजा जाता है जिस स्थल का, उसी के नाम पर उस काल का नाम पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई, ठीक है, वो हड़प्पा शहर की या हड़प्पा नगर कह लीजिए, चाहे जो भी कहिए, उसी की खुदाई हुई, जिस कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, जो कि साहिवाल जिला में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की है, कब, तो 1921 ईस्वी में। और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हड़प्पा को सिंधु नदी मार के आ जाते हैं, जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर था, तो हड़प्पा जो बसा हुआ था वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी के किनारे नहीं। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था, जैसे अभी का दिल्ली है, यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, तो उस समय का जो मेन शहर जो था, उस समय का प्रमुख शहर, वो मोहनजोदड़ो था, और वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसको सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, सैंधव प्रदेश भी कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर जो मिला है वो खास करके कांसे की गारी, खिलौना, उसके बाद मछुआरे का चित्र, ये सब कहां पे मिला है आपको, हड़प्पा में मिला। तो कई बार पूछ देगा कि कांसे की गारी कहां पे मिला है, तो हड़प्पा में, याद रखिएगा। ठीक है, और किसने खोज किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज किया। कब किया, तो 1921 ईस्वी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर है वो हड़प्पा ही है, जिसकी खोज 1921 में किसने किया है, तो दयाराम साहनी ने किया है। या राय बहादुर पूरा नाम क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो कई बार राय बहादुर लिख देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद शंख का बैल और कांसे की दर्पण, ये 4 चीज याद रखिएगा, कांसे की गाड़ी, कांसे का दर्पण, शंख का बैल और मछुआरे का चित्र। ये कहां पे मिला है आपको, हड़प्पा में मिला है। कहां पे मिला है, हड़प्पा में। सबसे पहले जो हड़प्पा वासी ने ही कपास की भी खेती की थी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है। और सबसे पहले हड़प्पा वासी ने ही स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया था अपने धार्मिक अनुष्ठान में, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो जैसे अभी का दिल्ली है, मेन शहर है, राजधानी है, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन शहर था वो आपका क्या था, तो मोहनजोदड़ो था। ये पाकिस्तान में पड़ता है अभी भी, लड़काना जिला, और यहीं पे जो है गुरु नानक देव का भी जन्म हुआ था कभी 1469 में तलवंडी में। ठीक है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये पड़ता है, लड़काना जिला। राखाल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था, यानी खुदाई करके निकाला था। कब, तो 1922 ईस्वी में। यानी 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में। ठीक है,
और यह किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। सबसे महत्वपूर्ण यह जो विशाल स्नानागार है, जो कि पूरे विश्व में पहला स्नानागार है जो कि धार्मिक रूप से लोगों ने प्रयोग किया था, इसीलिए यह ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। विशाल स्नानागार कहां पे मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। उसके बाद यहां पे सभा भवन भी मिला विशाल, साथ साथ अन्नागार, बड़े बड़े अन्नागार भी मिले। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कांसे की नर्तकी जो कि नग्न अवस्था में थी, उसकी मूर्ति कहां पे मिला था? तो याद रखिएगा, उसकी मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे की नर्तकी, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और विशाल स्नानागार तो सबको पता ही, ग्रेट बाथ कहां पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। अन्नागार भी कहां पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, विशाल स्नानागार, अन्नागार, और तीसरा चीज नर्तकी, जो कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो भी आपका मोहनजोदड़ो में ही मिला है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब खुदाई हुआ तो वहां पे बहुत सारे नरकंकाल मिले इकट्ठा एक जगह, इसलिए उसको मृतकों का टीला कहा गया। और मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत होगा, आसान सा चैप्टर है आप लोग, लेकिन फिर भी एक बार थ्रोली जो अभी करवा रहे हैं तो आप लोग अच्छे से जरूर सुनिए, देखिए। और जो लोग अभी तक कोर्स नहीं लिए हैं ले लीजिए, कल से उन्हीं लोग का जो है अलाउ होगा जो लोग अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 में जुड़े हैं, ठीक है। बाकी लोग को अलाउ हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा भी एक अपना वेज है, अपना खर्च है, हर एक चीज़ है। तो जब तक आप बियर नहीं करेंगे तो हमसे भी सेवा देना मुश्किल हो जाएगा। तो बाद बाकी आप लोग को भी पढ़ा रखे हैं, तो आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया तो वो तो अपना मौज करें, ठीक है। और जो हो गया उसमें खुश रहें, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और भी ज़्यादा इच्छा है प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनने की, तो उसके लिए अलग बैच है, उससे जुड़ जाइए, ठीक है। हम यही बोलेंगे। चलिए, उसके बाद है तीसरा है आपका चहुंद्रो। चहुंद्रो जो है आपका कहाँ पे पड़ता है? तो चहुंद्रो भी अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही है। और चहुंद्रो मोहनजोदड़ो के ही बगल में था, दक्षिण एरिया में था चहुंद्रो, और ये भी पाकिस्तान सिंध में ही पड़ता है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, वहीं पे चहुंद्रो। ये महत्वपूर्ण चीजों के लिए जाना जाता है। क्या क्या? लिपस्टिक पाउडर, जो भी श्रृंगार प्रसाधन के सामान अगर पूछ दे, काजल, लिपस्टिक, पाउडर। अब बताइए, उस समय में लड़कियां वहां की जो है इतना डेवलप है कि काजल लगा रही है, पाउडर लगा रही है, साथ साथ लिपस्टिक लगा रही है, जो अपने आप में बड़ी बात है। चूंकि यह ईसवी पूर्व की घटना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सरमान काल है कार्बन डेटिंग पद्धति से, C14 पद्धति से निकाला गया, तो उसका सरमान काल है, लिख लीजिएगा 2350 से 1750, ऐसे आगे लिखा भी होगा 1750 ईस्वी पूर्व। इसी को सरमान माना जाता है, क्योंकि यह कार्बन डेटिंग से, कार्बन 14 पद्धति होता है, जैसे कार्बन के अपरूप होते हैं C12, C14। तो देखिए C14 का विघटन होते रहता है समय, C12 का विघटन नहीं होता है, C14 का विघटन होता है। तो इतिहासकार कितना विघटन हुआ उसमें रहता है कि 100 वर्ष में ये इतना विघटित हो जाता है कार्बन, 200 वर्ष में इतना हो जाता है। तो उसके आधार पर वो निकाल लेते हैं कि इतना वर्ष ये पुराना वस्तु है। क्योंकि किसी भी वस्तु में कार्बन की मात्रा तो होती ही है, तो उसमें देख लेते हैं कि कितना प्रतिशत कार्बन 14 है, उसके आधार पर वो जो है उसका समय निर्धारण करते हैं। तो कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से जो निकाला गया, उसके आधार पर पता चला है कि ये जो काल होगा लगभग 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच का काल होगा, ठीक है। अब अपने आप में बड़ी बात है, अभी हम लोग जो है प्लस में चल रहे हैं 21वीं सदी में, 2023-24 में आ गए हैं अभी हम लोग, ये 21वीं सदी में चल रहे हैं। सदी जो होता है 100 वर्ष का पीरियड होता है। जैसे अभी अगर हम दूसरी शताब्दी बोलेंगे या दूसरी सदी, तो इसका मतलब है 100 से 200 के बीच का पीरियड, ठीक है। जैसे अभी हम लोग 21वीं सदी में हैं, यानी 2000 से 2100 के बीच का पीरियड क्या हो जाएगा? 21वीं सदी होगा। तो कई जगह सदी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 17वीं सदी की बात हुई तो 1600 से 1700, अगर 18वीं सदी की बात हुई तो 1700 से 1800, अगर 19वीं सदी की बात हुई तो 1800 से 1900 के बीच का पीरियड, ठीक है। तो यहां पे जो इसका सरमान काल माना गया वो 2350 से 1750, जो कि कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। चलिए, यह भी जानकारी आपको दे दिए। तो मन के बनाने, मन का मतलब समझ ही रहे, श्रृंगार प्रसाधन का ही समान होता है मन का, ठीक है। गले में लड़कियां पहनती हैं,
तो ये सब भी सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ था। इसका बहुत बाद में खोज हुआ 1935 ईस्वी में चौहंद्रों का। तो खास करके श्रृंगार प्रसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे लिपस्टिक, पाउडर के कारखाने कहाँ मिले, मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले। मन का मतलब समझ ही रहे होंगे, छोटा छोटा पत्थर वाला, अभी भी माला देखते होंगे बहुत सारे, जो भी नया फैशन में चला है, ठीक है, बड़े बड़े जो झुमके हो गए उस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब इनके श्रृंगार के प्रसाधन के रूप में महत्वपूर्ण है, और ये चौहंद्रों से मिला है, और ये भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में ही, सिंध प्रांत में। तो चौहंद्रों को नहीं भूलिएगा, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए लोथल, लोथल वाला तो क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है, बहुत बार बीपीएससी का फेवरेट है लोथल। लोथल क्वेश्चन कई बार पूछा गया। एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता का, और व्यापार भी, उसमें भी विदेशों से व्यापार होता था लोथल के माध्यम से ही, जो कि लोथल गुजरात में है, एक बंदरगाह है। और खास करके मेसोपोटामियाई देशों, जो भी इराक, ईरान, फारस देश है, मध्य एशियाई देश, वहां पर जो है लोथल, जो गुजरात है, उसी के माध्यम से जो है समुद्री माध्यम से जो है व्यापार किया जाता था। इसीलिए लोथल महत्वपूर्ण हो जाता है व्यापारिक दृष्टिकोण से। और ये है कहां, अहमदाबाद और गुजरात, जो कि अभी वर्तमान में भारत है, उसी के बीच में लोथल जगह पड़ता है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। तो खोज में खोजकर्ता पूछेगा, दो ही पूछेगा जनरली, या तो मोहनजोदड़ो पूछता है, या आपको क्या पूछेगा, हड़प्पा, ठीक है। तीसरा नाम और पूछता नहीं है, लेकिन देख के जरूर जाइएगा। 2 बार इसको अभी तक खोजा जा चुका है, 1955 में, फिर 1962 में। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, तो याद रखिएगा लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। गोदीवारा मतलब वही जो आपका गोदीवारा, जो कि पत्तन है, ठीक है, बंदरगाह है, जिसके माध्यम से, नाव के माध्यम से हो चाहे जहाज के माध्यम से, व्यापारी लोग आते जाते होंगे। उसके बाद हाथी दांत, यानी हाथी के बारे में ये लोग परिचित थे। अग्नि वेदिका, यानी यहाँ पे वेद, जो अग्नि वेदिका हवन हुआ करता था। उसके बाद दिशा मापक यंत्र भी मिले। घोड़े की मृण मूर्तियां, देखिए कई बार पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी थी। देखिए घोड़े की जानकारी नहीं थी, कहीं कहीं अवशेष स्वरूप, जैसे मान चलिए व्यापारी आए तो लाए, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट में है घोड़े के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। याद रखिएगा, कई बार पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, इनमें से किस जानवर से ये परिचित नहीं थे, तो घोड़ा से भी ये परिचित नहीं थे, जान लीजिए, ठीक है। एक ही जगह है पूरे हड़प्पा में, सुरकोटदा, वहां पे घोड़े के अवशेष मिले हैं। हो सकता है व्यापारी लोग, जो यूरोपीय या यूनानी व्यापारी आए होंगे तो वो लाए होंगे, ठीक है, लेकिन सिंपली यह इनकी सभ्यता का जानवर नहीं था, ठीक है। घोड़ा जब आर्य आएंगे ना, आर्य लोग, वैदिक सभ्यता वाले, तब वो लाते हैं घोड़ा। उसके बाद आते हैं कालीबंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कालीबंगा, इसका नाम कालीबंगा पर है काली चूड़ियों के कारण। ये जो शहर राजस्थान में है कालीबंगा, इसका नाम जो कालीबंगा पर है, काली चूड़ियों, जो वहां पे बहुत सारी काली चूड़ियां मिली है, इस कारण से इसका नाम कालीबंगा पड़ा। और यह हनुमानगढ़ जिला है, वो राजस्थान में है, वहां पे पड़ता है अभी वर्तमान में। अमलानंद घोष ने इसकी खोज 1953 और फिर आगे चल करके 1960 में इसकी खुदाई हुई है। यह घग्घर नदी के किनारे, कई बार पूछेगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, तो वो था आपका घग्घर नदी के किनारे, ठीक है, राजस्थान में। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी आए कि जूते हुए खेत, जो जोता हुआ खेत का जो साक्ष्य मिला है, यानी खेती का जो जोताई होता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है खेतों को जोत करके खेती करते थे, इसका प्रमाण कालीबंगा से ही मिला है। और भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, और चूड़ियां, जो काली चूड़ियां हैं वो भी यहां पे मिला है, और अग्नि वेदिका हवन कुंड भी आपको कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा में लोग जो घर बनाते थे वो कच्चे ईंट के मकान के बनाते थे, कच्चे ईंट। कई बार पूछ दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चे ईंट के मकान कहाँ के लोग बनाते थे, कच्चे ईंट से मकान, तो याद रखिए कालीबंगा। तो क्यों, चूंकि राजस्थान का पार्ट है, गर्म होगा तो वो वैसे ही पक जाता होगा गर्मी से, ठीक है, हो सकता है यही कारण होगा। चलिए उसके बाद आते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है धौलावीरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। जो बैनर आप लोग जो अभी भी प्रचार के लिए डालते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा बैनर भी मिला। और इसकी जो शहर निकासी प्रणाली है, जल सिस्टम, जो जल का जो प्रवाह होता था नालियों के माध्यम से, गंदगी, वो सबसे बेहतर यहाँ पे व्यवस्थित था, ठीक है। तो यह अपने जो है जल निकासी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा,
कौन सा शहर? तो धौलावीरा। और दूसरा, यह 3 भागों में डिवाइड था, बाकी शहर जो थे 2 ही भाग में, पूर्वी और पश्चिमी भाग में, लेकिन यह शहर 3 भाग में डिवाइड था। कई बार पूछेगा कौन सा शहर 3 भाग में डिवाइड था, ठीक है, तो याद रखिएगा धौलावीरा जो था वो 3 भाग में डिवाइड था। चलिए, कच्छकारण गुजरात है, जो कि सबसे बड़ा जिला भी है लेह लद्दाख के बाद, वहां पे ये पड़ता है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1991 ईस्वी में। मनहर मानसर नदी के किनारे यह बसा हुआ है। यह जाना जाता है जल निकासी के लिए, और यह शहर 3 भागों में बटा हुआ था, इसके लिए जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन धौलावीरा से रिलेटेड पूछे गए हैं कि धौलावीरा शहर कितने भागों में, या पूछ देगा कि 3 भागों में इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर बटा हुआ था? तो याद रखिएगा 3 भागों में बटा हुआ था धौलावीरा। देखिए, जो क्वेश्चन एम्फेसाइज कर रहे हो वही पूछेगा, जान लीजिए, फालतू में ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, जो जरूरत का चीज है वो पढ़िए, और वहीं से बीपीएससी देखिएगा, अभी क्वेश्चन भी देंगे पढ़ाने के बाद, देखिएगा आप लोग तुरंत ही बना लीजिएगा, स्वयं बना लीजिएगा, हमको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आइए बनावली, जो कि हिसार हरियाणा का एक स्थल है, हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। आर.एस. बिष्ट ने ही इसकी भी खोज की है 1973 ईस्वी में। यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। अब तो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्रतम नदी में सरस्वती नदी मानी जाती है, जानी जाती है। इसको नदी तमा कहा गया है, ठीक है। नदियों में सबसे उत्तम नदी जो है, माते तमा की भी उपाधि दी गई है सरस्वती नदी को, ठीक है। लेकिन आगे चल करके ये नदी सूख जाती है, विलय हो जाती है। मिट्टी का हल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मिट्टी का हल खिलौना है, वो वास्तव में मिट्टी के हल से जुताई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जैसे अभी भी हम लोग छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसको छोटे छोटे जो है काठ के खिलौना, मिट्टी का खिलौना, या बहुत तरह के प्लास्टिक, अब तो प्लास्टिक का जमाना है तो प्लास्टिक के खिलौना हम लोग देते हैं खेलने के लिए, तो कभी ना कभी वो भी तो अवशेष के रूप में रहेगा ही धरातल पे। तो उस समय जो मिट्टी का जो खिलौना है छोटे छोटे, वो यहीं पे खुदाई में मिले हैं, यानी इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के भी लोग खेती करते होंगे, इसीलिए तो खिलौना के रूप में वो छोटे छोटे हल मिट्टी के बने हुए थे। उसके बाद जौ के दाने, जौ, गेहूं, जौ जान ही रहे होंगे। उसके बाद मोहरे, ये सब जो आपको मिला है वो आपको बनावली हिसार हरियाणा से मिला है। तो बहुत फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। जो कांसे की नर्तकी मिली, कहां पे मिली? तो मोहनजोदड़ो में मिला। जूते हुए खेत कहां मिले? कालीबंगा में मिला। काली चूड़ी कहां मिला? तो आपका कालीबंगा में मिला। धौलावीरा में जो आपका जो नल निकासी सिस्टम है, जल निकासी है, वो और 3 भागों में बटा हुआ था, उसके लिए जाना जाता है। तो ये कुछ 1-2 बार। उसके बाद गोदीवारा, या कह सकते हैं बंदरगाह के रूप में लोथल जाना जाता था व्यापारिक दृष्टिकोण से, और मेसोपोटामिया से यहीं से व्यापार होता था, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद चहुंद्रो जो है, जो श्रृंगार प्रसाधन के लिए जाना जाता था। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में बता ही दिए। हड़प्पा के बारे में भी कांसे का दर्पण, कांसे का जो है गारी, मछुआरे का चित्र, ये सब मिला है। तो इसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल प्रबल रहती है, इसीलिए इसको बार बार आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो हो सकता है कि फिर 2-4 नंबर से छूट जाए, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस बार आप लोग जो है वैसा गलती नहीं कीजिए, ठीक है। 1-2-4 नंबर का दर्द बहुत होता है, उससे अच्छा पढ़िए ही नहीं तो पढ़िए तो फतह कीजिए, मिशन को फतह कीजिए। पढ़िए तो पूरा न्यौछावर कर दिए, नहीं तो सोए रहिए, पढ़िए ही नहीं, सिंपल सी बात। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना, साफ वाली बात। चलिए, अन्य है कोट दीजी, जो है सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। वहां पे जो मिला है चित्रित मृदभांड, जो मृदभांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, जैसे आपका हो गया घड़ा हो गया, ये सब मिला है। मातृदेवी की मूर्तियां, यानी ये लोग मातृदेवी, ये जो समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज है। सिंधु घाटी सभ्यता की समाज क्या है? मातृसत्तात्मक है, चूंकि वहां पे मातृ मूर्तियां भी मिली है, मातृदेवी की मूर्तियां। उसके बाद कांसे की अंगूठियां भी वहां पे देखने को मिला है, स्लेट भी वहां पे देखने को मिला है मांडा से। उसके बाद सुरकोटदा, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पे कलश समाधान, ठीक है, और घोड़े की हड्डी मिले हैं। तो सुरकोटदा ही एकमात्र जगह है जो कि कहां पड़ता है? कच्छ, गुजरात में। वहां पे घोड़े की हड्डी मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये लोग घोड़ा से परिचित थे। घोड़ा से सिंधुवासी लोग परिचित नहीं थे, कहीं मिला है, इसका मतलब उसके बाद के काल में कोई व्यापारी लाया होगा इसको, ठीक है।
चलिए, उसके बाद काल निर्धारण के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। सर्वमान्य काल जो है कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से इसको 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। कार्बन 14 पद्धति क्या होता है इसके बारे में भी हमने आपको चर्चा कर दिया। ठीक है, उसके बाद है इसकी विशेषता। सिंधु घाटी अपनी जो विशेषताओं के लिए जो जानी जाती है उसमें मेन रूप से इसकी विशेषता है इसकी नगर योजना। जो नगर योजना था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो नगर था उसको दो भागों में जनरली बांटा गया था। एक जो है आपका ऊपरी टीला, दूसरा निचला टीला। यानी जो आपका पूरब का पार्ट जो होता था और पश्चिम का पार्ट, ये दो भागों में बांटा गया था। पश्चिम के भाग में यहाँ पे जो भी प्रशासनिक इकाई हो गया या जो वहाँ के कह सकते हैं व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे, और बाकी जो निचले वाले भाग में जो थे वो श्रमजीवी लोग रहते थे, मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। तो शहर को मेन रूप से दो भागों में बांटा गया, ऊपरी टीला और निचला टीला। निचला टीला आम लोगों के लिए और ऊपरी टीला जो खास लोग के लिए, जो व्यापारी हो चाहे प्रशासनिक इकाई हो, वो रहते थे। और वो किले बंद में रहते थे, यानी चारों ओर से उनको घेरा हुआ रहता था। चारों ओर से वो क्या होते थे, किले बंद, यानी घेर करके रखते थे। यानी इनके पास धन संपत्ति ज्यादा होता था, इसलिए सुरक्षा करने के लिए ये लोग किले बंद रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद शासक वर्ग ऊपरी में रहते थे, वही चीज है, आम लोग निचली टीला में रहते थे। अपवाद स्वरूप धौलावीरा है जिसको तीन भागों में बांटा गया था। किलाबंदी किया गया था अच्छे से, मतलब चारों ओर से किले बंद हुआ करते थे यहाँ के नगर। उसके बाद सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी इसकी सबसे नगर विशेषता में है कि सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पे काटती थी। और सड़कें जो थी नगर अनेक खंडों में विभक्त था। ठीक है, याद रखिएगा, ये अपने नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती है। सड़कें पक्की ईंट से नहीं बनाई जाती थी, बल्कि जो सड़कें थे वो कच्ची ईंट की बनी होती थी। याद रखिएगा, क्योंकि उस समय तो अभी की तरह बाइक और कार तो होगा नहीं, तो लोग या तो पैदल चलते होंगे या बैलगाड़ी चलती होगी, तो वहां पे कच्चे ईंट का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पक्के ईंट का सड़क ये लोग नहीं बनाते थे। और ग्रिड सिस्टम, जैसे मान के चलिए, तो जो घर था वो, जैसे ये मान के चलिए ये पूरा प्लॉट है, तो ये बीच बीच में रास्ता एक दूसरे को समकोण पे काटता था। जैसे घर का है तो ये पतली गली गई, तो इसी गली में जो गली के विपरीत दिशा में इन लोग का जो घर का मुख खुलता था, जो मेन रास्ता होता था उधर इन लोग का जो है गेट नहीं खुलता था, यानी इधर नहीं खुलेगा, यानी गली में खुलेगा। जैसे ये गली है इधर खुलेगा, लेकिन ये मेन जो रास्ता था उसमें इनका जो है मेन गेट नहीं खुलता था। यानी ये लोग अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरीका के मकान बनाते थे। पूरा ग्रिड सिस्टम हुआ करता था जो कि सुनियोजित ढंग से बनाया जाता था। आज भी बड़े बड़े शहर सुनियोजित जब बनाए जाते हैं तो इसी तरीका से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सड़कों के नीचे जो है नालियां बिछी हुई थी और जगह जगह पे वहां पे जो था मेन हॉल बनाया गया था जिसको सोख्ता कहते हैं। उसमें अभी भी आप देखिएगा जब वर्षा होगा तो तुरंत में जो है शहर डूबना शुरू हो जाता है, क्योंकि जगह जगह मेन हॉल नहीं बनाया गया है, सोख्ता नहीं बनाए गए हैं, पानी निकासी नहीं है। लेकिन उस समय के लोगों ने जो यहाँ पे सभ्यता का जो विकास किया तो उसमें जो सड़कें बनाए उसके साथ साथ नालियां भी बनाई थी और जगह जगह मेन हॉल भी दिए थे, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं चूना जिप्सम का प्रयोग करके सोख्ता के रूप में हम इसको बोल सकते हैं, पानी सोखने के लिए। और ऊपर का जो नालियां होता था वो पत्थर से ढका हुआ रहता था। वो इमेज बनाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। ठीक है, उसके बाद आवास की बात करें तो इनके आवास उपयोगितावादी दृष्टिकोण से एक मंजिले दो मंजिले, जिसको जैसा जरूरत था बहुमंजिले, उस प्रकार के मकान में रहते थे। यानी उस समय में लोग ये एक मंजिल से भी ज्यादा मंजिल में रह रहे थे, यानी दो मंजिले तीन मंजिले भी मकान यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद पक्की ईंट का व्यापक प्रयोग किया गया है, पत्थर का प्रयोग नहीं करते थे। यानी ईंट जो है उसका ही प्रयोग करते थे, पत्थर का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। घर में रसोई, आंगन, स्नानागार, शौचालय, यानी अब जाकर के हमारे देश में, हमारे खास करके बिहार में शौचालय योजना आया है, तब जाके घर घर तक शौचालय पहुंचा है। अब बताइए ये लोग जो है ईस्वी पूर्व यानी 2300 ईस्वी पूर्व के ही आसपास शौचालय बना लिए थे घर में, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लकड़ी के सहतीर एवं बीम, अभी भी पुराने घर को देखिएगा कि लकड़ी के ही जो है बीम पे ही ढाला जाता था या उस पे ही ईंट डाला जाता था। तो ये जो पद्धति है यहीं से आई है। कह सकते हैं कि बहुत प्राचीनतम विधि है कि ऊपर बीम डाल करके उसको ढालने का या पत्थर रखने का। ठीक है, नोट, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पे ना खुल करके गलियों में खुलते थे, ये पहले ही हमने बता दिया। अब आते हैं, ये था आपकी नगर विशेषताएं, जो नगर नियोजन था उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको फिर पूछ देगा। ठीक है,
क्या सबको पिक्चर और साउंड फंस रहा है क्या? क्या सबका पिक्चर और साउंड फंस रहा है? एक्चुअली हो सकता है नेट स्लो के कारण आप लोग को जो है ऐसा अनुभव हो रहा होगा, चूंकि ऑनलाइन क्लास है, लाइव सेशन आप लोग देख रहे हैं। बाद में आप देखिएगा तो आपको अच्छा ही दिखेगा। फिर रिकॉर्डेड सेशन भी हम इसका डाल देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेटवर्क इशू हो सकता है, नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। अब ठीक है आप लोग का। लाइव सेशन में थोड़ा बहुत कभी कभी नेटवर्क जब स्लो होगा तो हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लाइव सेशन को हम रिकॉर्डेड सेशन में भी पार्ट वाइज आपको डाल देंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। फिर बाद में भी देख सकते हैं, एक वीडियो को कम से कम 2-3 बार तो आप लोग देखिए ही देखिए, जिससे कि जो क्वेश्चन एम्फेसाइज करते हैं ना वो याद ही हो जाएगा आपको। याद रखिएगा, हमारा पढ़ाया हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे, तुक्का भी जाएगा तो सही जाएगा, इतना जान लीजिए। चलिए अब देखिए यहां पर कृषि का जो यहां की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा वासी की जो अर्थव्यवस्था है वो मेन रूप से देखा जाए तो कृषि तो था ही, साथ साथ ये लोग व्यापारी प्रकृति के भी थे, व्यापार भी करते थे। खास करके कपास की खेती होती थी और उससे धागे बनाए जाते थे, धागे से सूती वस्त्र, और ये लोग सूती वस्त्र का ही व्यापार जो है मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, मिस्र, ये दजला फरात नदी के किनारे जो मध्य एशियाई देशों में जो करते थे, इराक ईरान में, तो ये लोग मेन वस्त्र का ही व्यापार करते थे और वस्त्र बेच करके ही ये इतने ज्यादा डेवलप हुए थे। यानी इनके पास जो इकोनॉमी आई थी, सरप्लस इकोनॉमी, वो वस्त्र उद्योग के ही माध्यम से आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे 9 प्रकार की फसलें थी। खास करके रबी फसल जो कि ठंडे में होता है वो प्रमुख था। गेहूं इनका प्रमुख फसल में जो भोजन के रूप में गेहूं, जौ, चावल, रागी, मटर, सरसों, दलहन, तरबूज, खरबूज, कपास, ये सब की खेती ये लोग मेन रूप से करते थे। कपास मेन रूप से इनका वाणिज्यिक फसल था, यानी कपास का प्रयोग ये लोग वाणिज्य यानी व्यापार के लिए किया करते थे, ठीक है। उसके बाद हल का प्रयोग सर्वप्रथम जो है इन्होंने किया और लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। उस समय चूंकि लोहे का खोज हुआ है नहीं हुआ है, अभी तक लोहा नहीं खोजा गया। लोहा कब खोजा जाएगा? तो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास। पिछले बार पूछा था ना लोहे की खोज कब हुई थी। बीपीएससी कौन सा क्वेश्चन कब पूछ देगा कहना मुश्किल है, ठीक है। तो उसका आंसर इनमें से कोई नहीं आया था, ठीक है। तो 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे का खोज होगा। तो इस समय जो है लोग खेती कर रहे, हल जो बना रहे हो क्या चीज का बना रहे हैं? तो लकड़ी का ही हल बनता था और डंडे द्वारा जो है खुदाई, ऐसे ऐसे करके नुकीला डंडे से खुदाई करके और पानी भी छिटकन विधि से, यानी जैसे घड़ा में भर के लाए अपना छीट दिए पूरा खेत में, ठीक है, इस तरीका से करते थे। उसके बाद सिंचाई मुख्यतः प्राकृतिक स्रोत के ही रूप में किया जाता था, जैसे वर्षा पे आधारित होता था, वर्षा आया तो हो गया, नहीं तो नदी के जल को ला ला करके जो है छिटकन विधि से ये सिंचाई करते थे। कृत्रिम तरीका जो है यहाँ पे जो निर्माण हुआ है नहर का, वो आपको सिर्तघई अफगानिस्तान जो है वहां पे दिखाई देता है कि वहां पे कृत्रिम रूप से नहर भी बनाए गए थे। धौलावीरा जो मेन रूप से हमने आपको शुरुआत में ही बताया, ठीक है। धौलावीरा जो है जलकुंड के लिए, तालाब के लिए जाना जाता है, यानी जल से संबंधित अगर पूछे तो समझ जाइएगा, जलकुंड हो, तालाब हो, जो है जल निकासी सिस्टम हो, धौलावीरा जाना जाता है। उसके बाद पशुपालन के रूप में ये लोग बैल, बकरी, भेड़, ऊंट, मेन रूप से ऊंट का भी ये लोग बहुत ज्यादा, चूंकि राजस्थान के क्षेत्र में भी था इनकी सभ्यता तो वहां पे ऊंट होता होगा। फिर भेड़, बकरी तो सब जगह है। बैल, हाँ एक बात है, गाय का ये लोग दुग्ध उत्पादन के रूप में प्रयोग नहीं करते थे, यानी गाय का पालन नहीं करते थे। बैल को इसलिए पालते थे कि खेती में उनका प्रयोग किया जाता था, बैल का प्रयोग खेती में किया जाता था, खेत जोतने में, इसीलिए ये लोग बैल को पालते थे, गाय को पालते नहीं थे, ना ही उसका दूध निकाल के पीते थे। दुग्ध भी उत्पादन नहीं होता था उस समय, इन लोग को जानकारी भी नहीं थी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ ना, घोड़े का ज्ञान नहीं था, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस जानवर की जानकारी नहीं थी? तो घोड़े की जानकारी
नहीं थी। यह कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ठीक है, बीपीएससी या अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसीलिए याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोरे के बारे में जानकारी नहीं थी। किसके बारे में जानकारी नहीं थी? तो घोरे के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं शिल्प उद्योग के रूप में अगर देखा जाए तो शिल्प उद्योग में, शिल्प मतलब जो व्यापार है, उद्योग है, सोना चांदी तांबा पीतल कांसा इसका व्यवसाय करते थे। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का जानकारी था तो बिल्कुल नहीं था। पूछ देगा इनमें से किस धातु के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? तो याद रखिएगा, लोहे के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। सोना को जान रहे हैं, चांदी को जान रहे हैं, तांबा को जान रहे हैं, पीतल को जान रहे हैं, कांसा को जान रहे हैं, लेकिन लोहे को नहीं जानते थे। ये लोहे की खोज कब हुई? 1000 ईस्वी पूर्व में, और तब उत्तर वैदिक काल का स्टार्टिंग था, ठीक है। आगे जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब उसके बारे में जिक्र होगा। मेन रूप से सूती वस्त्र उद्योग के रूप में प्रधान उद्योग था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे यूपी में है, वहां पे सूती वस्त्र के उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। मन का उद्योग, सोना चांदी, सेलखरी, सेलखरी एक प्रकार का कह सकते हैं जैसे चिकनी मिट्टी टाइप का ही होता है सेलखरी, ठीक है। उसके मूर्ति उर्ति बनाए जाते थे, और खास करके जो मोहरें बनाई जाती थी वो सेलखरी की होती थी। उसके बाद शंख हो गया, पक्की कीमती पत्थरों के बने होते थे, ठीक है। उसके बाद मोहर उद्योग, मोहर सेलखरी का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें बनाई जाती थी वह किससे बनती थी? तो सेलखरी। किससे बनता था? तो सेलखरी से। आकार, वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार, हर एक तरीका की मोहरें वहां पर बनाई जाती थी। जैसे मेरा मोहर देखिए गोलाकार है ना, ये गोलाकार मोहर हो गया। कई लोग आयताकार बनाते हैं, ऐसा मोहर रहता है ना, ऐसा इस प्रकार से ऐसा रहता है मोहर। हमने गोलाकार बनाया, कोई आयताकार बनाएंगे, तो ये लोग भी गोलाकार आयताकार हर एक तरीका के आकार का मोहर बनाते थे, खास करके व्यापार में उसका प्रयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद अन्य उद्योग के रूप में काले और लाल रंग के मृदभान, यानी मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो काले और लाल रंग दोनों मिले हैं। काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन का ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, याद रखिएगा, उसका भी उद्योग मिला है। और ईंट का जो रेशियो है, ईंट का जैसे हम लोग ईंट का जो प्रयोग करते हैं ये इस तरीका का होता है, इसी तरीका का होता है ना। तो ये जैसे ये लंबाई 4 है, ठीक है, ये चौड़ाई 2 है और ऊंचाई क्या है 1, तो 4:2:1। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ईंट का साइज है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो 4:2:1 के ही रेशियो में ये लोग जो है ईंट बनाते थे। उसके बाद चटाई बुनाई की भी ये लोग जो है उद्योग करते थे। व्यापार में आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार भी होता था। आंतरिक व्यापार खास करके जो भी विभिन्न हड़प्पाई स्थल है उससे होता था, जो भी अभी आलमगीरपुर हो, चाहे जो भी हमने अभी बताया आपको लोथल हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे हरियाणा में जो है, ठीक है, तो बनावली हो, सभी जगह पे यहाँ पे व्यापार आपस में करते थे। बाह्य व्यापार में मेन रूप से मेसोपोटामिया जो कि मध्य एशियाई देश है, इराक ईरान फारस देशों में, वहां पर ये लोग व्यापार, बाह्य व्यापार यानी देश से बाहर करते थे। आयात निर्यात में मेन रूप से क्या क्या होता था, क्या क्या खरीदते थे ये जानिए। आयात मतलब क्या क्या खरीदते थे। आयात होता था बिटुमिनस कोयला जो होता है, जो कि उच्च क्वालिटी का कोयला है, ये ईरान से खरीदते थे। तभी जानकारी नहीं होगी कि भारत का जो है छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में भी कोयला है, चूंकि यहाँ तक ये लोग पहुंचे नहीं थे। चांदी ईरान एवं अफगानिस्तान से ये लोग मंगाते थे। चांदी कहाँ से आता था? ईरान और अफगानिस्तान से। सोना ईरान और कोलार की खान से, जो कि आपका किधर है, कर्नाटक में है कोलार की खान, वहां से ये लोग लाते थे। तांबा खेतरी जो राजस्थान है वहां से ये लोग लाते थे, खेतरी की खान से आयात करते थे, खरीदते थे। निर्यात के रूप में ये विदेशों में क्या क्या भेजते थे? हाथी दांत की बनी वस्तुएं, कीमती पत्थर, कार्नेलियन पत्थर जिसको मनके कहते हैं वो, पशु पक्षी भी बेचते थे। काली लकड़ी, चूंकि वन क्षेत्र बहुत ज्यादा है, ठीक है, उत्तरी भारत में, तो लकड़ी भी बेचते थे। सूती वस्त्र को बेचते थे, मतलब निर्यात करते थे। तांबे की बनी वस्तुएं भी निर्यात करते थे, और अनाज भी, चूंकि आज भी भारत जो है मध्य एशियाई देशों को अनाज प्रोवाइड करता है। अफगानिस्तान में भूखमरी आएगा तो भारत ही सबसे पहले उसको भेजता है, ठीक है। चलिए
यातायात के साधन के रूप में ये लोग स्थल मार्ग के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, जल मार्ग में नाव था, और इसका कह सकते हैं कि एक साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिट्टी का नाव मिला है, उससे भी आप कर सकते हैं कि नाव का खिलौना है, इसका मतलब लोग नाव के बारे में जान रहे थे, नाव का यूज कर भी रहे थे, इसीलिए तो व्यापार समुद्री मार्ग से हो रहा था। महत्वपूर्ण बंदरगाह जो कि उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा, सूतकांगेडोर, सूतकाकोह, बालाकोट जो कि अब पाकिस्तान में है, ये सब पाकिस्तान में ही है, अल्लाहडीनो, नागेश्वर, ये सब उधर से आप जैसे भारत का नक्शा बनाते हैं ना, जैसे ये भारत का नक्शा मान के चलिए, जैसे ये भारत का नक्शा हुआ, ठीक है, तो इधर से शुरू कीजिए, ये जो पाकिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, सूतकांगेडोर, सूतकाकोह, बालाकोट, अल्लाहडीनो, नागेश्वर, प्रभास पाटन, लोथल यहीं पे है गुजरात में, ठीक है, यहीं पे, ठीक है, भगत राव जो है महाराष्ट्र में है। तो इस तरीका से इधर की ओर जो है ये लोग का क्या था, बंदरगाह था, याद रखिएगा, ठीक है, बंदरगाह इसी एरिया में इन लोग का था, जिसके माध्यम से ये लोग मध्य एशियाई सामान को भेजते थे। चूंकि इधर क्या है, हिंद महासागर है, सॉरी अरब सागर है, इधर क्या है, अरब सागर है। चलिए अब देखिए लिपि जो है, इनका जो है लिपि आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है, और उसमें चित्र का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। अभी तक पढ़ा नहीं गया है तरीका, इसको बेस्टोफेंडम कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या था, पहले बाएं से दायां लिखा, फिर दाएं से बाएं, इस तरीका से जैसे जैसे ऐसे ऐसे करके, जैसे यहाँ से ABCD लिखे, यहाँ गए D, फिर EFG ऐसे लिखेंगे, H, फिर IJKL, इस तरीका से मान के चलिए ये लिखा जाता था। इसको तरीका को बेस्टोफेंडम कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लिपि भाव चित्रात्मक है, यानी इनको कोई लिपि था ही नहीं, ठीक है, पिक्टोरियल लिपि कह सकते, चित्रात्मक लिपि है, लेकिन आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। माप तौल से ये परिचित थे, तौलने के लिए तराजू बना रखे थे, बटखरों का प्रयोग कर रहे थे। पूरी सभ्यता में बटखरों के रूप में जो एक रूपता देखी गई है, 16 के गुनज में ये बटखरा हुआ करते थे, जैसे 2, 4, 8, 16 जैसे होता है ना, उसके रूप में, ठीक है। हड़प्पाई समाज के बारे में देखिए, हड़प्पा में 4 वर्ग बटा हुआ था समाज, योद्धा, विद्वान, व्यापारी और श्रमजीवी, 4 वर्गों में बटा हुआ था हड़प्पाई समाज। याद रखिएगा स्वरूप मातृसत्तात्मक है, हमने शुरुआत में ही बोला, जो हड़प्पा का जो समाज है वो आपका मातृसत्तात्मक समाज है। कौन सा समाज है, मातृसत्तात्मक समाज है, यानी समाज में माता का महत्व बहुत ज्यादा है, समाज में माता का महत्व क्या है, ज्यादा है, ठीक है। जैसे अभी आपका समाज क्या है, भारत का पितृसत्तात्मक है, लेकिन वही रूस में चले जाइए तो आज भी वहां पे मातृसत्तात्मक है, ब्रिटेन में चले जाइए मातृसत्तात्मक समाज। चलिए चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर जो 4 निर्जातीय तत्व, यानी जब मानव के कंकाल का परीक्षण किया गया, देखिए एक मानव की बहुत सारी प्रजातियां होती है, ठीक है, जैसे हमारी प्रजाति, आपकी प्रजाति सब मेल नहीं खाएगा, जैसे नागालैंड के लोग होंगे उनकी अलग प्रजाति होती है, वो मंगोल प्रजाति के होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो यहाँ के ST/SC होंगे उनका एक अलग प्रजाति होगा, एस्टेलॉइड प्रजाति के होते हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ के आर्य लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग होंगे, जो कह सकते हैं आर्य लोग हैं, वो लोग भूमध्यसागरीय होंगे, ठीक है। तो अलग अलग प्रजाति के लोग यहाँ पे, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ है एक लंबे समय में हुआ है, तो यहाँ पे जो है सभी प्रकार के जो प्रजाति है वो यहाँ देखने को मिलता है। भूमध्यसागरीय प्रजाति, अल्पाइन, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, ठीक है, मंगोलॉइड, चाइनीज जो वगैरह जो लोग होते हैं वो मंगोलॉइड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जो SC/ST होते हैं वो जनरली प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति के होते हैं, एक भूमध्यसागरीय है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भूमध्यसागरीय प्रजाति के ही लोग थे, ठीक है। उसके बाद मनोरंजन के साधन के रूप में ये लोग शतरंज का प्रयोग करते थे, पासे खेलते थे, शिकार करते थे और मछली मारना, ये सब इन मनोरंजन के रूप में करते थे। सौंदर्य प्रसाधन के बारे में बताया ही लोग प्रयोग करते थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। 3 प्रकार के मृतक संस्कार प्रणालियां थी, यानी जब मरने के बाद 3 प्रकार से उनका समाधान किया जाता था। एक तो पूर्ण समाधान, यानी इनको क्या किया जाएगा कि पूरा अंदर दफन कर दिया जाएगा। दूसरा है दाह संस्कार, आग में, अग्नि में, जैसे अभी भी हिंदू धर्म में लोग अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, अग्नि में जो है अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद आंशिक समाधान में क्या होता है कि पहले उसके अवशेष को क्या किया जाएगा कि जलाया जाएगा, जो बचेंगे उसको जो है समाधान कर दिया जाएगा, उसको जो है गाड़ दिया जाएगा, ठीक है।
दफन कर दिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार की विधियां थी। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं यहां तक। संस्कृति के बारे में बात करें तो यहाँ की संस्कृति यानी धार्मिक पहलू के बारे में, संस्कृति का मतलब ही है धार्मिक पहलू। तो यहाँ का जो धर्म था वो मातृदेवी की पूजा पे आधारित है, मातृदेवी की उपासना पे आधारित है। शिव की उपासना की शुरुआत मानी जाती है। जो यहाँ पे पशुपतिनाथ के जो चित्र मिले हैं मोहरों पे, पशुओं के देवता का बीच में चित्र है, चारों ओर से जानवर घिरे हुए हैं, वो पशुपतिनाथ के रूप में माने जाते हैं कि शिव का आदि स्वरूप वहीं से शुरुआत होता है, मोहर से। उसके बाद लिंग और योनि की जो पूजा है, शिवलिंग वगैरह जो आगे चल के बना है, लिंग योनि की पूजा की भी शुरुआत माना जाता है कि यही लोगों ने किया था। सामूहिक स्नानागार की व्यवस्था, जिसे यहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो है स्नानागार मिला, ठीक है, जो सामूहिक स्नानागार मिले जिसमें कुआं से पानी भरा जाता था, निकासी सिस्टम भी होता था, ठीक है, और सीढ़ियां भी बनी हुई थी उत्तर और दक्षिण मुंह के, और छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे, उसमें कपड़े उपड़े वस्त्र बदलने के लिए बनाए गए होंगे। तो इस तरीका से ग्रेट बाथ का जो प्रयोग वहाँ पे स्नानागार के रूप में किया गया है वो यहाँ पे सांस्कृतिक पहलू के रूप में मोहनजोदड़ो में महत्वपूर्ण है। लोगों को योग में विश्वास था, भूत प्रेत जादू टोना में ये लोग विश्वास रखते थे, ठीक है, यानी भूत प्रेत मरने के बाद का भी हाल जान रहे थे ये लोग, यानी मरने के बाद क्या होता है इसकी संकल्पना भी थी, इसीलिए भूत प्रेत के जादू टोना में इनको विश्वास था। उसके बाद एक श्रृंगी पशु, जो कि एक सिंग वाला, जो कि काल्पनिक पशु है, वास्तविक पशु नहीं था, उसके कुछ भी अवशेष नहीं मिले हैं, जिसकी ये लोग पूजा करते थे। और वास्तविक पशु के रूप में ये लोग कुंवर वाला बैल, अभी भी बसहा बाबा जिसको बोलते हैं गांव देहात में, कुंवर वाला बैल अभी भी हिंदू धर्म में उसकी पूजा की जाती है, ये भी लोग करते थे। उसके बाद वृक्ष पूजा के रूप में बरगद और नीम और पीपल, आज भी हिंदू देवी देवता वहां पे रहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग जो है, स्वास्तिक चिन्ह जो इस प्रकार से आप करते हैं, मेन रूप से ये जो है हड़प्पा वासी ने ही शुरुआत किया था, और ये सूर्य देवता को समर्पित है। ये किसको समर्पित था? तो सूर्य देवता को समर्पित था स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, और इसका भी प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा वासी ने ही किया था। अग्निवेद का प्रयोग कालीबंगा में किया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी में इनको गणित का, अंगणित का ज्ञान था, ज्यामिति से परिचित थे, दशमलव का भी ज्ञान था। खगोल विज्ञान, धातु, रसायन, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान था। राजनीतिक संगठन की विशेष जानकारी नहीं है, अवशेष चूंकि लिखित कुछ नहीं मिला, इसके आधार पर स्पष्ट जानकारी का अभाव है। विद्वानों का जो मानना है, कई तरह के राजतंत्र प्रणाली की बात करते हैं। एक हंटर जो है अंग्रेज इतिहासकार है, वो बोलते हैं जनतांत्रिक व्यवस्था थी, जनता के माध्यम से शासन चलता था। व्हीलर बोलते हैं कि मध्यम वर्गीय, जो मध्यम वर्ग था वहां का, वो जनतंत्रात्मक एवं धर्म की महत्ता को स्थापित करने वाला जो है वहां पे शासन था। स्टुअर्ट पिगट बोलते हैं कि पुरोहितों का शासन था। उसके बाद मैके बोलते हैं प्रतिनिधि का शासन था। सबसे लोकप्रिय विचार है कि व्यापारियों का शासन था, चूंकि ये समाज जो व्यापारी ज्यादा थे इस समाज में, और ये खास करके धनी मनी भी हुए थे व्यापार करके ही। तो चूंकि उस समय टैक्स उस तरीका से नहीं लिया जा रहा था, इसीलिए राजा की शक्ति उतनी महत्वपूर्ण होगी नहीं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है विचार है व्यापारियों का शासन होगा वहां पे, ठीक है। ये सब भी अनुमानित है, पूरा ये क्या है, अनुमानित है, जान लीजिए। अब देखिए ये आए कहां से, उत्पत्ति कहां से हुई इनकी, तो उत्पत्ति के भी अलग अलग सिद्धांत है। कई इतिहासकार अलग अलग की बातों को यहाँ पे रखे हैं। कोई इसको जो है देसी उत्पत्ति की सिद्धांत बताते हैं, कोई विदेशी। यानी कई लोग बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ की ही सभ्यता से धीरे धीरे विकसित हो करके इस चरम अवस्था में पहुंच गए थे, जो कि आगे चल करके इसके बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। कई इतिहासकार इसको विदेशों में उत्पन्न सभ्यता बताते हैं, यानी कि मेसोपोटामिया की ही सभ्यता आगे यहाँ आकर के जो है वहाँ के जो विकसित लोग थे आकर के व्यापार में आते, व्यापारी करने आए और फिर व्यापार करते करते यहाँ पे बस गए। इस तरीका के भी सिद्धांत उन्होंने दिया है, लेकिन बहुत सारी भिन्नताएं हैं दोनों सभ्यता में, इसीलिए इसको नकारा गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक तो पहला सिद्धांत है कि ये लोग विदेशों से आके यहाँ बसे, चूंकि और सब क्षेत्र में जब लोग पढ़ना लिखना छोड़िए, अच्छे से जो है सामाजिक जीवन भी नहीं जी रहे हैं, और उस अवस्था में ये लोग चरम सीमा पे है, यानी अपनी विकसित अवस्था में है, तो कई इतिहासकार इसको, और खास करके जो यूरोपियन इतिहासकार थे, तो वो भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। इसीलिए वो हर हमेशा जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए हर समय विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को जोड़ देते थे, यानी भारत में कुछ नहीं बना, सब विदेशों से ही आया है, ठीक है। जो कि उनकी बहुत बड़ी कह सकते विडंबना कह सकते हैं कि भारतीय इतिहासकार, अभी भी हम लोग जो इतिहास पढ़ते मैक्सिमम जो है यूरोपीय इतिहास को ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है।
जो कि उन्होंने अपने मानसिकता से अपने कह सकते हैं कि अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए लिखा था। चलिए, तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक है मार्टिमर व्हीलर है, गॉर्डन चाइल्ड है, केमर डीडी कोसाम्बी। ये क्या बोलते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता से ही विसरण विधि से, यानी वहीं की सभ्यता धीरे धीरे आकर के यहाँ पे आके बस गई और विकसित अवस्था में। उसके बाद स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, जो कि अब जाकर के सेटिस्फाई भी हो गया है कि यही सिद्धांत सही है। मुख्य प्रतिपादक जो रोमिला थापर हैं, बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, आलचिन दंपत्ति हैं, अमलानंद घोष हैं जो कि भारतीय इतिहासकार हैं। उनका मानना है कि जो लोकल संस्कृति थी, जैसे राजस्थान के एरिया में संस्कृति का विकास सोथी एवं कालीबंगा के जो लोग थे, लोकल लोग, उन्होंने ही धीरे धीरे विकसित अवस्था में लाया। बलूचिस्तान की जो कुल्ली और नाल संस्कृति थी, वही धीरे धीरे अपनी सभ्यता विकसित करते, चूंकि धीरे धीरे गांव सबसे पहले जन बनता है, जनपद बनता है, फिर महाजनपद बनता है। तो धीरे धीरे ये लोग मतलब ग्रामीण जीवन से ही शहरी जीवन की ओर बढ़े होंगे। ठीक है। उसके बाद सिंध की आमरी एवं कोटदीजी, जो सिंध में जो संस्कृति थी आमरी कोटदीजी, यही धीरे धीरे अपनी चरम अवस्था में गई और जो है सिंध के क्षेत्र में जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव हुआ। तो ये किनका मानना है? रोमिला थापर, आलचिन दंपत्ति, अमलानंद घोष, और सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत भी यही है। ठीक है। अन्य सिद्धांत के रूप में कहा गया कि कई लोग तो बोले कि आर्य लोग आए, लेकिन आर्य आते हैं बाद में, वो आते हैं 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है। मुख्य प्रतिपादक लक्ष्मण स्वरूप सहाय हैं, वो बोलते हैं ये आर्य लोग ही थे। रामचंद्रन जी भी बोलते हैं, लेकिन ये भी नहीं है। द्रविड़ों से उत्पत्ति का भी सिद्धांत बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ये दक्षिण भारत से आए, बहुत सारे देवी देवता का नामकरण मिला इसीलिए। प्रतिपादक रखालदास बनर्जी है, किसके आधार पर? तो देवी देवताओं की समानता के आधार पर ये बोले कि जो देवी देवता ये लोग पूजा करते थे, वही देवी देवताओं की पूजा उस समय दक्षिण भारत के भी द्रविड़ जो जाति के लोग हैं वो भी कर रहे थे। ठीक है। तो लेकिन ये भी मान्य नहीं है। अब है मेन रूप से हड़प्पा सभ्यता के पतन का सिद्धांत। आखिर एक लंबा समय चला, यानी आपका 2350 से लगभग 1750 ईस्वी पूर्व तक चला, और 1750 ईस्वी पूर्व आते आते यह सभ्यता का विनाश भी हो गया। क्यों हो गया? इसके कई रीजन हैं, अलग अलग इतिहासकार इसको लेकर के भी द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। अभी बिल्कुल सही से कह पाना किसी भी इतिहासकार के लिए मुश्किल का ही कह सकते हैं काम है। तो सब अपना अपना थेसिस दे रखे हैं। कोई बोलते हैं कि बाढ़ से पतन हो गया, उसमें मार्शल मैक एसर राव का जो है कथन है कि बाढ़ आ चुकी। वास्तव में सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसमें बाढ़ अभी भी आती है, तो ये भी जायज है कि हो सकता है बाढ़ आया होगा जिस कारण से ये सभ्यता का विनाश हो गया। नदियों का सूख जाना, डीपी अग्रवाल बोलते हैं एन घोष कि जो वहां पे खुदाई हुआ तो उससे पता चल रहा है कि पानी का अभाव है, नदी सूख गया है, और जब नदी से ही के किनारे बसे हुए थे पानी नहीं मिला, जिस कारण से ये लोग भाग गए या समाप्त हो गए। नदियों का मार्ग परिवर्तन, ये भी बोला गया। तात्कालिक हलचल यानी भूकंप वगैरह आया होगा। मलेरिया, एक जब उनके हड्डियों पे रिसर्च हुआ तो पता चला कि प्रोटोजोआ संबंधित बीमारी से ग्रसित थे, यानी मलेरिया संबंधित कोई बीमारी हो रहा है। जैसे कोरोना आया तो कहा जाता था अब सब लोग मारे जाएंगे, मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। कितने लोग डर से भी मर गए, क्या है सच्चाई नहीं है पता नहीं, लेकिन मरे बहुत लोग। ठीक है, ये तो लोगों ने देखा। तो कहने का अर्थ है कि वो स्थिति हो सकता है, कोई बीमारी का भी प्रकोप से भी मर गए होंगे ये लोग। आर्य आक्रमण, मार्टिमर व्हीलर बोलते हैं, गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं कि आगे चल के आर्य लोग आए और उन्होंने इन लोगों को मारपीट के भगा दिया और अपनी सभ्यता का विकास किया। प्रशासनिक गिरावट, जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासन जो चल रहा था उसमें गिरावट आई, धीरे धीरे ये लोग फिर ग्रामीण एरिया की ओर चले गए। व्यापार में गिरावट सबसे लोकप्रिय मत है। इसका मत है कि व्यापार में जब गिरावट आई, लोगों का इनकम घटा, तो धीरे धीरे जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया और फिर धीरे धीरे वो लोग ग्रामीण सभ्यता की ओर बढ़ गए, आगे चल के आर्य सभ्यता में विलीन हो गए, ऐसा भी मानना है। जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, लेकिन चूंकि उस समय तो उतना इंडस्ट्री भी नहीं था तो जलवायु परिवर्तन होना ये कारण नहीं माना जाता। लेकिन जो फेयर सर्विस एंड गुरदीप सिंह हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया था, जो वहाँ के अवशेष मिले पेड़ पौधे के, तो उसमें उन्होंने पाया कि वहाँ पे जो है उसमें जल की मात्रा बहुत कम थी। ठीक है, तो उनके हिसाब से कि वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो चुका था, वर्षा नहीं हो रही थी, सुखाड़ आ गया था, जिस कारण से खेती नहीं होने के कारण जो है उनकी सभ्यता समाप्त हो गई। तो कई कारक यहाँ पे कारण बताए गए, कोई भी एग्जैक्ट कारण इसका नहीं है, ये सभी कारण इसको हम मान सकते हैं, सभी कारण, चूंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था।
इसका जो विकास था वो एक तरफ राजस्थान में है, हरियाणा में है, जो पाकिस्तान तक है, तो अलग अलग सिचुएशन होगा। सिंधु नदी के क्षेत्र में, सिंधु नदी में बाढ़ आया होगा, हो सकता है राजस्थान के क्षेत्र में हो सकता है सुखाड़ पड़ गया होगा, किसी क्षेत्र में भूकंप आ गया होगा, ये भी हो सकता है, और धीरे धीरे ये सभ्यता समाप्त हो गई। या इनका जो सेंट्रल सिस्टम था जहाँ से ये लोग संचालित हो, जैसे अभी हमारा देश, हमारा जो पूरा राज्य है वो दिल्ली से संचालित होता है। अगर मान के चलिए दिल्ली में ही कोई महामारी आ जाए, दिल्ली में ही कोई बम गिर जाए, मान के चलिए वो ध्वस्त हो जाएगा, तो पूरा जो है क्या अराजकता की स्थिति आ जाएगी, सभी राज्य मनमाना करने लगेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और उस स्थिति में वो सभ्यता जो अभी का जो देश बना हुआ है वो टूटने बिखरने लगेगा। तो हो सकता है कि उसके सेंट्रल सिस्टम पे अटैक हुआ होगा, यानी हो सकता है जो व्यापारी लोग थे वो ही समाप्त हो गए, तो धीरे धीरे जो है अपना सभ्यता भी समाप्त हो गई होगी। लेकिन ये सब जो है वाद विवाद का विषय बना हुआ ही रहता है इतिहासकारों के भी नज़र में, और हम लोग के भी नज़र में ये इतना कारक जिम्मेदार है कि हम लोग भी इसमें सेटिस्फाई कोई भी कारक एक नहीं मान सकते हैं। क्योंकि अगर बाढ़ की बात है तो राजस्थान में तो बाढ़ नहीं आया होगा। अगर हम एक कारक मानते हैं सिंपली कि बाढ़ के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई, वो सिंधु नदी के किनारे, हो सकता है मोहनजोदड़ो समाप्त हो जाता, हड़प्पा समाप्त हो जाता, लेकिन कालीबंगा वाला तो जिंदा रहता ना, लेकिन सभी समाप्त हो गए। तो कुछ ना कुछ कई कारण होंगे, ठीक है, जो कि ना लिखा गया है, लिखा भी गया है जो अक्षर है वो आज तक कोई पढ़ा नहीं है। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूर्ण रूप से अभी भी कह सकते हैं कि भविष्य के, कह सकते हैं अंधकार में अभी भी है, कि आगे चल के अगर कोई पढ़ पाता है उस लिपि को तो हो सकता है और भी जानकारियां एकत्रित होगी, मिलेगी आप लोग को पढ़ने के लिए। लेकिन फिलहाल इतनी ही जानकारियों में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, पूछा जा चुका है 11-12 में। 11-12 में आपका जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। मुझे लगा 4-5 क्वेश्चन ऊपर वाले सिंधु घाटी सभ्यता के ही थे। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग के बीच में है। ऐसा तो नहीं है कि हमने क्वेश्चन खुद बना दिया, आपका बीपीएससी ने बनाया और क्वेश्चन पूछा ही है। ये आपका 11-12 का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हिस्ट्री का। तो इसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन क्या पूछे गए, ठीक है। मेन सेक्शन देखते हैं। बाकी ये 40 नंबर वाला तो सॉलिड हमारे क्लास नोट्स का है, पूरा क्लास में पढ़ाया हुआ है। क्लास नोट्स का मतलब क्या, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बाकी अभी तो हमने पढ़ाया, यही चीज हमने पहले भी पढ़ाया था, यही चीज हमने पहले भी पढ़ाया था। आप देखिएगा यूट्यूब पे भी है और कंटेंट में भी है, यही चीज सेम टू सेम हर एक बार वही चीज पढ़ाते। अब देखिए जो क्वेश्चन जो पूछा है TRE 2 में, उससे पहले पढ़ाया हुआ था आपके कंटेंट में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आप ही लोग बताइए, बड़ा करते हैं, आप ही लोग बताइए। और ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी और ई भी है। हर हमेशा मैंने लास्ट जाते जाते बोला था एग्जाम में कि डी और ई भी है, उसको भूल के नहीं चलना है। अब बताइए हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी है। तो देखिए क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग सील मोहर का प्रयोग कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे ना। व्यापार अभी बताया ना सेल खरी का बना होता था। शहरी नियोजन था क्या, शहरें विकसित अवस्था में थी, नियोजित थी, तो बिल्कुल थी। आभूषण का प्रयोग, मनके का प्रयोग, सोना चांदी का प्रयोग कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या समझ लग गया, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा। मात्र 50 नंबर 45 नंबर पे ही लड़कियों का सिलेक्शन हो गया, मात्र 45 नंबर पे ही। कई कैटेगरी में तो 39 पे भी सिलेक्शन हो गया। अब सोचिए कितना भारी क्वेश्चन है। आपको तो अभी पढ़ाए हैं, खूब टफ लग रहा होगा। चलिए ऐसे ऐसे जब चैप्टर बढ़ते जाएगा सारा क्वेश्चन कराते जाएंगे और आप लोग खुद निर्णय लीजिएगा कि आप वाकई ये चीज़ हमने थ्योरी में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अब देखिए अब सेम तो सेम आपको मिलेगा नहीं, थ्योरी पढ़ाया है, सेम क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस यहाँ विशेषता पूछ रहा है, तो ये सब सारी विशेषताएं वहाँ देखने को मिली है आपको। मारिए ना एक से अधिक। चलिए ये बताइए हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। क्या गुजरात में फैली हुई नहीं थी, फैली हुई थी। सिंध में फैली हुई नहीं थी, फैली हुई थी। एक से अधिक, अगर अफगानिस्तान के बारे में नहीं जानते, लेकिन अफगानिस्तान में भी थी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगर मान चलिए ये नहीं भी पता है, फिर भी तो 2 हो गया, यानी 1 से अधिक हो गया। मारिए ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। क्या दिक्कत है बताइए। अब इससे आसान क्या आप सोच रहे हैं, इससे आसान आप क्या सोच रहे हैं, आप ही बताइए।
अभी तो हड़प्पा सभ्यता ही केवल पढ़ा है, 4-5 क्वेश्चन लगातार 4-5 क्वेश्चन पूछा है एक ही चैप्टर से, पहला चैप्टर से ही, और तब भी आप लोग जो है 50 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। उसमें भी 40 नंबर आपका जो है जनरल जो मैथ का 10 क्वेश्चन होगा, उसमें फिर आपका बेसिक जो बिहार स्पेसिफिक जो हिस्ट्री है उसके रहते हैं, उधर से भी 25 नंबर ले आइएगा। और इधर जो है 80 में 35 नंबर इजीली आ जाता है, तो 35-25 कितना हो गया, 60 नंबर तो इजीली आता है। इसे भी आप टॉप कर जाते हिस्ट्री से, लोग 50 नहीं पूरा पाए हैं। अब क्या रीजन है पता नहीं। चलिए अच्छा, हड़प्पा स्थलों पे हल रेखाएं पाई गई हैं, जूते हुए हल मिले थे ना, साक्ष्य मिले कालीबंगा से, तो सिंपल सी बात है। हल का टेराकोटा मॉडल भी मिला, मिट्टी का जो हल का खिलौना भी मिला। नहरों के निशान भी पाए गए, कहाँ पे, धौलावीरा में। और अब जो एक एरिया था अभी कोट दीजी में बताए थे ना अभी कि अफगानिस्तान में कृत्रिम जो है नहरें बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। कहिएगा फिर नोट्स निकाल के अभी दिखवा देंगे। हल, जोते हुए हल, कालीबंगा, हल का जो मिट्टी का खिलौना जो मिला था, ठीक है। उसके बाद नहर के निशान भी बताए थे, एक जगह अफगानिस्तान के एरिया में नहर सिंचाई का जो है मिला है अवशेष। कहिएगा तो खोल के दिखा देंगे अभी, लेकिन अभी तुरंत पढ़ाएं इसलिए आप लोग खोलिए देखिए यूट्यूब पे जो अभी पढ़ाए थे उसमें ये था कि नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। चिरांद, बेलन, कौशल, ये कहीं नाम आया, कहीं आपने नाम सुना चिरांद का, बेलन घाटी का, कौशल का, कहीं भी चर्चा हुआ, नहीं हुआ, नहीं जानते हैं। सिंपल सा मारिए ना, इनमें से कोई नहीं। क्या दिक्कत है बताइए। अब कई लोग इस पे भी कमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कहीं हमने पढ़ा चिरांद, चिरांद तो बिहार सारण का है, तो सारण कहां से आ गया, नॉर्थ जो इधर बिहार पूर्वी जो भारत का पार्ट कहां से आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। बेलन घाटी कहां से आ गया, मध्य। ये सब तो उत्तर पश्चिम पार्ट का ही है, तो ये सब तो कौशल कहां है, ये सब तो मगध, कौशल, यूपी, ये सब महाजनपद के काल का है। और ये सबसे चिरांद, ये सब अवशेष जो है पूरा पाषाण काल के ही मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब जो है जगह का, स्थल का चर्चा ही नहीं है कहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, आपको हमने बोला ना डी और ई भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर रहता है। हमारे इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे। भूत प्रेत पे कौन यकीन करेगा, सो बताइए। अभी बताए थे ना हम, मृत्यु के बाद का वर्ण व्यवस्था कहीं चर्चा हुआ, चूंकि वर्ण व्यवस्था बनाया ही गया वैदिक काल में, वो भी उत्तर वैदिक काल में, ये तो होगा नहीं। लोकतंत्र तो था ही नहीं, स्पष्ट क्लियरिटी है ही नहीं। एक ही बात था कि मृत्यु के बाद के जीवन को ये लोग जान रहे थे, इसीलिए भूत पिशाच में भरोसा करते थे, जो है जंतर मंतर लटकाते थे गर्दन में। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो तार्किक क्वेश्चन है सारे, पढ़े सब, लेकिन बनेगा सबसे नहीं। जो जिनके पास कॉमन सेंस होगा वही बना पाएंगे। अब रटने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। चलिए अब देखिए, ये दक्षिण भारत का है, यहां से क्वेश्चन टोटल कितने क्वेश्चन पूछ दिए गए, 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ दिए गए। एक चैप्टर का 5 क्वेश्चन 1 घंटा में पढ़ते हैं तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, सोच रहे हैं 16 घंटा में तो आपका इतिहास में तो 80 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तमिलकम, ये सब आगे तमिल जो इतिहास पढ़ाएंगे पूरे अच्छे से, तो ये सब भी आपका सारा क्वेश्चन खोज खोज के आप ही लोग खुद बनाइएगा। जैसे अभी बनाए होंगे समझ ही गए होंगे, आगे चल करके जो भी क्वेश्चन है सारा चर्चा करेंगे। जो जो थ्योरी होते जाएगा त्यों तो हम लोग ये सब सारा जो चैप्टर है ये सब आपको हम पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा डीपली जरूर है, थोड़ा पीजी लेवल के भी क्वेश्चन हैं इसमें, निश्चित रूप से हैं, और रहने भी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाने भी तो जा रहे हैं 10+2 को। तो आपको खुद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जानकारी नहीं होगी तो कैसे आप जो है स्नातक स्तर, इंटर स्तर के बच्चों को पढ़ाइएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन थोड़ा तो डीपली जाएगा ही, ठीक है। और इस बार थोड़ा और डीपली पूछ दिया, पिछले बार तो बहुत आसान पूछा था, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं जो 4-5 क्वेश्चन अभी दिखाई दिए आपको हड़प्पा सभ्यता का, वो सब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। बस आपको विश्वास दिलाने के लिए ही हमने ये 5 क्वेश्चन रखा, ठीक है। और YouTube पे जब मैं वीडियो डालता हूं तो ज़्यादा कमेंट ना किया करें, YouTube पे डालना बिल्कुल मैं बंद कर दूंगा। जिनको कोर्स लेना होगा लीजिए, क्लास में आइए पढ़िए, ठीक है। और एक तो फ्री में YouTube पे डालता भी हूँ और तरह तरह के कमेंटबाजी भी करते हैं। पढ़ना है तो शांति से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल वीडियो स्किप कीजिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं देखना है। जिनका वीडियो अच्छा लगता है, जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज दे रहे हैं, उन्हीं से पढ़िए, सिंपल सी बात, ठीक है। हमारे यहाँ हमसे पढ़ने का मतलब है कि जो हमारी विधि है, जो तकनीक है, और ज्ञान ज़्यादा यूट्यूब पे देने की आवश्यकता हमको नहीं है कि सर डीपली पढ़ाइए, ऊपर ऊपर पढ़ा दिए। हमको पता है ना कि कहाँ डीपली पढ़ाना है, कहाँ हल्का पढ़ाना है। पढ़ा हम रहे हैं और ज्ञान आप दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे कंपटीशन तभी होगा जब आप गुरुजन की बात मानेंगे, सिंपल सी बात है। गुरुजन को साइड करेंगे, उनके अनुभव को आप यूज नहीं करेंगे, तो फिर बाद में आपको पश्चाताप ही होगा कि काश बात को मान लिए होते। और जो लोग का नहीं हुआ 1-2 नंबर, वो लोग सोच रहे होंगे कि सर क्लास में क्या कर रहे थे, हमने बात नहीं माना, जिस कारण से 1-2 नंबर से छूट गया। कितने लोग तो माथा पीट रहे हैं कि सर आपका वीडियो शुरू में देखते थे, बाद में छोड़ दिया, अब देख रहे हैं तो बहुत जो है ये हो रहा कि हम काश यही वीडियो सब देखते। तो ये आपकी मर्जी है, आप जिसका वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखिए, आपकी मर्जी है, आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन ज्ञान ज़्यादा जो है लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।